दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीएस विषय में 28वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां, बहुत खुशी मिल रही है कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि कब आपके 500 सवाल होंगे, कब आपके 1000 सवाल होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और देखिए आज हम लोग 800 सवाल को पढ़ चुके हैं। 811 से लेकर 840 तक के सवालों को पढ़ने वाले हैं। भाई आप कहाँ पढ़ रहे हो, किस चैनल पे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई चैनल छोड़ के आ जाओ, नहीं, जहां हो वहां रहो। बस एक वीडियो और देख लो स्टडी 91 का जीएस के लिए, ठीक है। देखिए सामने आपके बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए अलग अलग आप तैयारी कर रहे होंगे और बेशक ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज में, श्रृंखला में हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर, और इसमें मैं पूरा इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, पूरा भूगोल भी पढ़ाऊंगा, पूरा संविधान, पूरा जो है विज्ञान भी पढ़ाऊंगा, पूरा एनवायरमेंट पर चर्चा होगी, हर एक तरह के सवालों पर चर्चा होगी। तो मैं कह रहा हूं कि क्यों देर करना। देर करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने सोचा चलो यार आज नहीं, कल से, और 28वें पार्ट पर आ चुके हैं। अब कितना कल करोगे, समाप्त हो जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा 56 पार्ट पे। आप देख करके हदस जाओगे कि अरे शुरुआत हमको कर लेनी चाहिए थी। और ज्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो होता है, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होता है, और बहुत मजा आता है पढ़ करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज गुप्त काल का समापन होने वाला। आज के बाद गुप्त काल पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आज हम गुप्त काल के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो शिक्षा और साहित्य से संबंधित सवाल हैं उनकी बात करेंगे। हमने गुप्त काल के राजाओं के बारे में क्लास लिया, एकदम श्रीगुप्त से लेकर के श्रीगुप्त के बारे में पढ़ाया, घटोत्कच गुप्त के बारे में चर्चा किया, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा किया, जो है उसके बाद जो है रामगुप्त के बारे में चर्चा किया, उसके बाद जो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गए, कुमारगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, अस्कंदगुप्त हो गए, सबके बारे में दोस्तों पढ़ लिया। इसके साथ गुप्त काल का प्रशासन देख लिया, गुप्त काल की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थितियों के बारे में चर्चा कर लिया, और आज आखिर में आ गए हैं पढ़ने के लिए इस आखिरी टॉपिक को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं साहित्य के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल देखे हैं। स्क्रीन पर भी कई सारे सवाल हैं, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मन में लग रहा होगा कि सर ये 28 पार्ट देखकर तो मन ऐसे ही गदगद है, फिर जरूरी है क्या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना? देखिए फाउंडेशन बैच में तमाशा तो होगा नहीं, कुछ बड़ा होगा, कुछ जबरदस्त होगा। तो क्यों लेट करना, आप आओ फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो। जीरो लेवल से तैयारी करा रहे हैं वहां पर। कई बार बच्चा एंटर करके आता है और शुरुआत से पढ़ना चाहता है कि हम कहां जाएं, क्या पढ़ें, क्या शुरू करें। आप आइए ना हमारे पास, हम आपको देते हैं कोर्स, ठीक है। तो आप आइए यहां पर पढ़िए दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से लेकर के दोस्तों एडवांस लेवल तक की तैयारी कराइए। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, स्थिति जान सकते हैं, ठीक है। तो किताबें भी आ चुकी हैं स्टडी 91 की, तो किताबों के माध्यम से और बेहतर तैयारी हो जा रही है, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से किताब खरीद सकते हैं, मार्केट में कहीं से जाके परचेज कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, एक-एक सवालों पर दोस्तों अच्छे से चर्चा किया जाए, ठीक है। पहला सवाल सुनिएगा ध्यान से, और आज हमारा 28वां दिन है, ठीक है, और 811 नंबर से लेकर 860 नंबर तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, लिख रहा है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? और किसके कारण दोस्तों? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन से सांस्कृतिक उपलब्धि देखा गया यहां पर? तो याद रखिएगा मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, ठीक है, मंदिरों का निर्माण। उसके अलावा दोस्तों गुप्त काल को स्थापत्य कला का, दोस्तों स्थापत्य कला की दृष्टि से भी दोस्तों इसको स्वर्ण काल समझा जाता है, ठीक है। स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण हुआ, क्या नहीं हुआ, मुद्राएं चली, किताबें लिखी गई, एक से एक इतिहासकार थे, एक से एक दरबारी कवि। बता रहा हूं आपको, अगला सवाल देखिए, सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोस्तों उनका उपाधि था, उनकी टाइटल थी। और आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग विक्रमादित्य कहे जाते हैं, तो देश में 14 राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य नाम का क्या उपाधि को धारण किया, ठीक है। लिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों? खाली संस्कृत भाषा के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेगा प्रसिद्ध कवि में दोस्तों कालिदास का नाम आता है, ठीक है। दोस्तों बहुत सारी रचनाएं भी इनकी कालिदास की, ठीक है। आप विक्रमोर्वशीयम की बात करें, आप जो है अलग अलग रचनाओं के बारे में देखिए, मेघदूतम की बात करिए, विक्रमोर्वशीयम की बात करिए, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम की बात करिए, कई सारी रचनाएं हैं जो कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखी। और ये ना चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ दोस्तों नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो नवरत्न कौन थे, एक बार बता देते। तो देखिए नवरत्न में कालिदास का नाम आता है, नवरत्न में वराह मिहिर का नाम आता है। किसका नाम आता है? वराह मिहिर का नाम आता है। नवरत्न में दोस्तों वराह मिहिर कौन थे? ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। अमर सिंह ने दोस्तों अमर कोश की रचना कर डाला, ठीक है। आपने एक विक्रम बेताल की कहानी सुना होगा, ठीक है।
तो विक्रम बेताल से याद रखेगा। बेताल भट्ट कहां रहते थे? बेताल भट्ट भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। आपने छपड़क का नाम सुना होगा, छपड़क, ठीक है, छपड़क का नाम सुना होगा। आपने शंकु का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? शंकु का नाम सुना होगा। आपने घट करपड़ का नाम सुना होगा, घट करपड़ का नाम सुना होगा। कितने हुए? वरामीर हो गए, कालिदास 1 हो गए, वरामीर 2 हो गए, अमर सिंह 3 हो गए, बेताल भट्ट 4 हो गए, छपड़क 5 हो गए, शंकु 6 हो गए, घट करपड़ 7 हो गए और वर रुचि क्या हो गए दोस्तों? 8 हो गए। वर रुचि, ठीक है, वर रुचि 8 हो गए। 9 होते हैं ना, कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, शंकु, घट करपड़, वर रुचि और एक और है आयुर्वेदाचार्य दोस्तों, धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी। कुल मिला के 9 रत्न, ठीक है, ये 9 रत्न थे, इनके बारे में याद रखिएगा। आगे लिख रहा दोस्तों, बताएंगे, एक एक सवाल आएगा सबके बारे में। लिख रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? कौन आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे दोस्तों? तो जो धनवंतरी थे ना, इन्हीं को दोस्तों आयुर्वेद का बहुत बड़ा आचार्य माना जाता है, धनवंतरी जी को, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। हम चर्चा क्या करें? हम शिक्षा साहित्य की बात करें, तो जो शिक्षा में, साहित्य में जिनका बहुत बड़ा योगदान होगा उनके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए धनवंतरी जी का कितना बड़ा योगदान है, क्यों? बहुत बड़े यह आयुर्वेदाचार्य थे उस जमाने के। लिख रहा दोस्तों, गुप्त काल में विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा। इन्होंने दोस्तों किसकी रचना किया? पंचतंत्र की रचना किया। किसकी? पंचतंत्र की रचना किया। लिख रहा पंचतंत्र जो लिखा गया संस्कृत भाषा में, यह किस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो वही पंचतंत्र के रचनाकार हैं, ठीक है, पंचतंत्र की रचना इन्होंने किया था। अच्छा, एक सवाल और आता है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अकबर ने दोस्तों एक ट्रांसलेशन विभाग बिठाया था और उसमें फैजी को अपॉइंट किया था, ठीक है। फैजी ने दोस्तों ट्रांसलेट किया था, याद रखेगा, पंचतंत्र की रचना को किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसके अलावा रामायण महाभारत दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम सुना होगा, सॉरी अब्दुल कादिर कह रहा हूं, हाँ ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने दोस्तों जो है वो किया था, ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यहां फैजी याद रखेंगे, ठीक है। पंचतंत्र का अनुवाद इन्होंने किया था फारसी भाषा में। लिख रहा आर्यभट्ट ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया? देखिए आर्यभट्ट भी दोस्तों गुप्त काल में ही जाने जाते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट गुप्त काल में ही जाने जाते हैं और उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में दोस्तों कौन कौन सी रचना आती है, उस किताब का नाम दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेगा आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आर्यभट्टियम। कौन सा दोस्तों? आर्यभट्टियम, याद रखेगा, ये सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा है? सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत। बहुत सारे सवाल आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध कृतियों में से दोस्तों एक है। लिख रहा वरामिहिर तो दोस्तों, अच्छा ये 9 रत्न नहीं थे, लेकिन वरामिहिर दोस्तों याद रखेगा ये 9 रत्न थे, ठीक है। वरामिहिर क्या थे दोस्तों? ये 9 रत्न थे। ब्रह्मगुप्त भी 9 रत्न नहीं थे। लिख रहा किस शासक के दरबार के प्रमुख विद्वान थे दोस्तों? तो याद रखेगा ये विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कि यहां पर दोस्तों क्या थे? लोग विद्वान थे, याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, वरामिहिर ने कई सारी किताबों को लिखा, जैसे पंच सिद्धांतिका, याद रखेगा, ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे और इनकी किताब कौन सी है? पंच सिद्धांतिका। अभी आगे आएगा सवाल, कुछ सवाल आएंगे तो वहां चर्चा कर देंगे। लिख रहा प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। अभी देखिए पंच सिद्धांतिका बताया भी, और ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया? तो याद रखेगा ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? वराहमिहिर के द्वारा ही दोस्तों इन किताबों को लिखा गया। बृहत संहिता हो गया, पंच सिद्धांतिका हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लघु संहिता हो गया, लघु संहिता, इनकी किताब का नाम क्या था दोस्तों? लघु संहिता, ठीक है। तो ये सब किताबें दोस्तों किसकी है? वराहमिहिर साहब की किताबें हैं, ठीक है। एक बृहत संहिता से एक और याद रखेगा बृहत जातक, वृहत जातक, जी हाँ दोस्तों, वृहत जातक भी इन्हीं किताब है। पंच सिद्धांत का भी इन्हीं किताब है। लघु संहिता या लघु सिद्धांत दोस्तों इन्हीं की किताब है, ठीक है। लघु जातक इन्हीं की किताब है, लघु जातक, ठीक है, लघु जातक इन्हीं किताबें, सारी रचनाएं हैं वराहमिहिर जी की। लिख रहा है बृहत जातक और लघु जातक किसकी रचना है? तो फिर से याद रखें दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं वराहमिहिर जी की, ये उन्हीं की अन्य किताबों का नाम है, ठीक है। लिख रहा है याज्ञवल्क स्मृति के बारे में सुना होगा, नारद पुराण के बारे में सुना होगा, कात्यायन के बारे में सुना होगा, बृहस्पति स्मृति के बारे में सुना होगा। दोस्तों इन सारी स्मृतियों की रचना ये किस काल में किया गया? तो याद रखें दोस्तों, ये सब गुप्त काल की देन है,
याद रखेगा, ये सब गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में इतने महान महान ग्रंथों की रचना हुआ है, आप समझ लो। देखो याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, स्मृति, ये सभी की रचनाएं कब हुई दोस्तों? गुप्त काल में हुआ है। लिख रहा अमर कोश के लेखक अमर सिंह, ये किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखेगा अमर सिंह तो नवरत्न भी थे ना, अमर सिंह नवरत्न भी थे। और किसके दरबार में थे? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, पहले बता दिया हूं आपको, ठीक है, तो अब आसान लग रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में, ये उनके नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। लिख रहा यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? किस भाषा में दोस्तों? यूरोपीय भाषा में प्रथम भारतीय अनुदित ग्रंथ कौन सा है? किसका ट्रांसलेट किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। और किसके द्वारा दोस्तों रचना किया गया था इसका? तो याद रखिएगा कालिदास ने दोस्तों कुल 3 नाटक लिखे, ठीक है। कालिदास संस्कृत भाषा में कुल 3 नाटक उन्होंने लिखा था। एक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, एक विक्रमोर्वशीयम लिखा था। क्या लिखा था? विक्रमोर्वशीयम लिखा था, ठीक है। एक मालविकाग्निमित्रम लिखा था। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम लिखा था। ये 3 नाटक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। और कालिदास जी किसके नवरत्न थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में दोस्तों रहते थे और उन्हीं के नवरत्नों में से एक थे। लिख रहा गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतिकम। नवनीतिकम का संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों? वैसे इसके राइटर का नाम मैंने बहुत ढूंढा बट मिला नहीं, तो आप मत ढूंढिएगा, ठीक है। नवनीतिकम, और इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो चिकित्सा शास्त्र से है। इसमें चिकित्सा के बारे में दोस्तों बताया गया, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र से इसका संबंध है। हालांकि धन्वंतरी वगैरह सब इसी गुप्त काल में थे, लेकिन याद रखेगा नवनीतिकम का संबंध धन्वंतरी से फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि काफी मैंने ढूंढने का प्रयास किया बट मुझे मिला नहीं, ठीक है। मिल जाता तो मैं आपको बता भी दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। तो पूछता सवाल मैंने देखा परीक्षा में कई बार आया कि नवनीतिकम रचना ये किस काल की रचना है, तो बताना पड़ेगा गुप्त काल की रचना है। या पूछ देता कि नवनीतिकम का संबंध किससे है, तब बताना पड़ेगा कि भाई उसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगला लिख रहा है कामंद कृत। जी हाँ दोस्तों, कामंद एक व्यक्ति का नाम है और उनके द्वारा एक रचना किया गया नीति सार। देखिए शिक्षा और साहित्य का सवाल है ना, तो हर एक सवाल दोस्तों एक किताब पर घूम फिर के आएगी, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों नीति सार ये किस रचना से प्रभावित थी? तो याद रखिएगा ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित थी, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य कौन था? जान जाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इन्होंने इनके चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु शर्मा भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो याद रखिएगा। लिख रहा दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट्ट। जी हाँ दोस्तों, वाग्भट्ट एक व्यक्ति हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना दोस्तों वाग्भट्ट जी ने किया है, ठीक है। वैसे अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, ठीक है, या मैं चिकित्सा की बात करूं, तो आपने पीछे पढ़ा नवनीतिकम। जी हाँ दोस्तों, नवनीतिकम याद रखेगा, ये भी दोस्तों ग्रंथ है। और दोस्तों आयुर्वेद की बात करेंगे तो धन्वंतरी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। धन्वंतरी का नाम याद रखना, क्योंकि इनका संबंध भी आयुर्वेद से था। लेकिन वाग्भट्ट ने एक अलग किताब लिखा। वाग्भट्ट के द्वारा जो लिखी गई किताब था उसका नाम था अष्टांग हृदय। परीक्षा में आता है भैया, ठीक है। बाद में मत कहना नितिन सर ने बताया नहीं। अष्टांग हृदय क्या पूछता है? जैसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अष्टांग हृदय किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे? वाग्भट्ट की रचना, वाग्भट्ट। जी हाँ, ठीक है, याद रखेंगे वाग्भट्ट की रचना है। लिख रहा है कौमुदी महोत्सव नाटक के लेखक कौन है? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। कौमुदी महोत्सव नाटक के लेखक का नाम क्या है? याद रखेगा विज्जिका नाम है। क्या नाम है? विज्जिका। क्या नाम है? विज्जिका। जी हाँ दोस्तों, कौमुदी महोत्सव किसने लिखा? अब इस तरह के सवाल है ना, तो लोग फिर वही अमर सिंह, बेताल भट्ट, वराम मिहिर, इसी तरह का लोग टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कौमुदी महोत्सव ये किससे संबंधित है? तो यह रचना किसकी है दोस्तों? विज्जिका की रचना है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना किताबें बहुत आई। ये सैंपल के तौर पर किताब है, सब किताब यहाँ नहीं रखा जा सकता। आप किताब को दुकानों पर खरीद करके एक बार परचेज करने से पहले एक बार पलट के देखिए, पढ़िए। कंटेंट अच्छा हो तो खरीदिए भाई। इतने डंके की चोट पे वही व्यक्ति कह सकता है जब वाकई कंटेंट में दम होगा। मैं कह रहा हूं मत खरीदो किताब, आप पहले देखो, चेक करो, समझो कि यार क्या है किताब में, ठीक है। तब जो है आप खरीदो उसे, ये आप जान लो। और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला दूं कि किताब आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आपके टच को समझ करके दोस्तों किताबों को लिखा गया। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कहां से मिलेगी? तो हमारा वेबसाइट, एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, दुकानदार, हर जगह किताब अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो हर जगह से मिलेगी। लिख रहा अभिनव भारती, यह किसकी रचना? अभिनव भारती प्रसिद्ध कृति दोस्तों अभिनव गुप्त की, ठीक है। और अभिनव गुप्त ने कई सारी किताबें लिखा, ठीक है।
उनमें से अभिनव भारती दोस्तों इनकी सबसे प्रमुख रचना है, तो ये आप याद रखेंगे। गुप्त काल में दोस्तों इनका भी नाम आता है। श्रृंगार प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है, बहुत सोच समझ के बताइएगा। श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, याद रखेगा रामचंद्र जी की रचना है, ठीक है। रामचंद्र, ये रामचंद्र शुक्ल वाले नहीं है, श्रृंगार प्रकाश अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्याय दर्पण, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। न्याय दर्पण दोस्तों किसकी रचना है, श्रृंगार प्रकाश उनकी नहीं, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज की रचना है, ठीक है, राजा भोज की रचना है। और न्याय दर्पण, अच्छा एक और आपने पढ़ा होगा न्याय, ठीक है, न्याय शास्त्र दोस्तों, वो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, अरे क्या नाम है यार, न्याय दर्शन के बारे में ना, एक न्याय दर्शन आपने पढ़ा होगा। जैसे आप योग दर्शन पढ़ते हैं पतंजलि ना, वैसे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे दोस्तों, कपिल मुनि थे। कौन थे, कपिल मुनि थे। तो वो वाला नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर न्याय दर्पण लिखा, और न्याय दर्पण दोस्तों किससे संबंधित है, रामचंद्र से संबंधित है, ठीक है, ये दूसरा याद आ गया, ठीक है। और श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है, तो राजा भोज। राजा भोज की एक प्रसिद्ध कृति दोस्तों सरस्वती कंठाभरण, ये परीक्षा में खूब आता है, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, बहुत इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों, नोट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा और कैसे रचना, जैसे राज मार्तंड दोस्तों इन्हीं की रचना, मार्तंड वैसे सूर्य को कहा जाता है, राज मार्तंड याद रखेगा, वो भी इन्हीं की रचना है। राज मृगांक दोस्तों इन्हीं की रचना है, राज मृगांक इन्हीं की रचना है, ठीक है, राज मृगांक इन्हीं की रचना है। एक रचना और लिखिएगा तत्व मीमांसा, याद रखेंगे, तत्व प्रकाश, ठीक है, तत्व प्रकाश, तत्व मीमांसा नहीं, तत्व प्रकाश भी इन्हीं की रचना है। तो कई सारी रचनाएं जो राजा भोज के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रतिहार शासक थे मालवा के, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। लिख रहा आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की, देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था, और लिखा भी दोस्तों यहाँ वाघभट्ट ने किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा उत्तर भी लगा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वाघभट्ट जी ने किया था, इसको याद रखेगा। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों, तो गुप्त शासकों की जो वहां के राज दरबार में जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा थी, और इनकी राजधानियां दो थी, याद रखेगा। जो प्रथम राजधानी है वो पाटलिपुत्र, क्या दोस्तों याद रखेगा, प्रथम राजधानी कहां दोस्तों, तो याद रखेगा राजधानी दो है। प्रथम राजधानी कहां है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र थी, और द्वितीय राजधानी कहां है, तो याद रखेगा उज्जैन था। उज्जैन को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। और उज्जैन में दोस्तों तेली ज्यादा रहते थे ना, बताया था व्यापारियों में तेलियों का वर्ग अधिक था। करा सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले किसने बताया, तो हम तो ऐसे दोस्तों तमाम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, कॉपरनिकस, फलाना ढिमकाना, बहुत लोगों का नाम आता है। मैं कहता हूं आप अपनी संस्कृति को जानिए, और मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने, जी हाँ, आपने पीछे पढ़ा सूर्य सिद्धांत किसने लिखा, बताइए, सूर्य सिद्धांत लिखा ना इन्होंने, तो सूर्य सिद्धांत और कई सारी जो रचनाएं किया है आर्यभट्ट जी ने, उसमें पहले ही दोस्तों इन्होंने बता दिया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा आर्यभट्ट ने किस पुस्तक में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उनकी उस रचना का नाम बताइए। पीछे अभी लिखा हो भैया सूर्य सिद्धांत, उसी सूर्य सिद्धांत वाली जो रचना है उसी में याद रखेगा आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन भी होता है। यह सबसे पहले उन्होंने बता दिया। लिख रहा वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है, तो याद रखेगा गुप्त युग में दोस्तों ये दशमलव प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन नाम नहीं मिलता, किसने खोज किया, तो किसी अज्ञात ने दोस्तों दे दिया था। वैसे कहा जाता है जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, ठीक है, तो जीरो यहीं से आया, दशमलव प्रणाली भी यहीं से आई है, लेकिन अज्ञात ने दिया, गुप्त काल में आया। करा किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति, जी हां दोस्तों, त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। देखिए गणित के बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे दोस्तों आर्यभट्ट साहब, ठीक है, आर्यभट्ट जी, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले दोस्तों कह सकते हैं त्रिकोणमिति के बारे में लोगों को बताया, क्षेत्रफल निकालना सिखाया दुनिया को, ठीक है। लिख रहा गुप्त युग में किसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी प्रकाश डाला, तो बताइए कौन था भाई, उस व्यक्ति का नाम क्या है, आर्यभट्ट। याद रखेगा आर्यभट्ट ने दोस्तों सबसे पहले प्रकाश डाला, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा ब्रह्मगुप्त एक अलग व्यक्ति हैं। लिख रहा ब्रह्मगुप्त ने किस पुस्तक में यह बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में दोस्तों सबसे पहले किसने बताया था, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, किसने बताया था, हम न्यूटन के नियम पढ़ते हैं कि न्यूटन ने बता दिया, और न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था। और ब्रह्मगुप्त ने तो एक अलग से किताब भी लिख डाली थी, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है, ब्रह्म सिद्धांत। क्या नाम है,
ब्रह्म सिद्धांत नाम है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है कि किसने सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों ये इतना बड़ा टैलेंट दोस्तों वराहमिहिर ने बता दिया, ये ज्योतिष का प्रयोग करके। जो आर्यभट्ट ने बताया तो बताया, ठीक है। वराहमिहिर ने भी बता दिया कि अरे वो छोड़ो तुम पृथ्वी और सूरज की बात, हम बता रहे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साथ ही साथ ये दोनों सूर्य के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। यह तक बता दिया था वराहमिहिर ने गुप्त काल में। अरे अंग्रेजों तुम कहां हो, कौन सी किताब पढ़ते हो? अरे अपनी संस्कृति को जानो, हमारे संस्कृति में छिपा क्या है, उजागर करने की जरूरत है। हम आप नहीं सीखेंगे, हम आप नहीं समझेंगे। कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये बताइए टॉपिक पढ़ाने का क्या जरूरत, शिक्षा साहित्य। अरे हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं? आप नहीं जानना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति में क्या हुआ, लोगों ने क्या लिखा, किसने क्या कहा, या फिर जीवन भर हम दूसरे की चाटुकारिता ही करते रहेंगे? आप समझिए कि आपको क्या मिला हमारी संस्कृति में, ठीक है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब आपको जवाब मिलेगा। लिख रहा है किसने ग्रहों के संचार एवं अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की कृतियों का सहारा लिया था? भाई ऐसा व्यक्ति कौन था? देखिए यूनानी ज्योतिष में बड़े पारंगत थे, और पारंगत इसलिए थे ना कि जो हमारी पुरानी चीजें थी, जब यूनानियों ने आक्रमण किया तो हमारे देश के जो कई सारी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को लेकर उन पर रिसर्च किया उन्होंने। इसलिए दोस्तों हमको कभी उनसे और कभी उन्हें हमसे मदद लेनी पड़ती थी। तो वराहमिहिर ने सब खंगाल डाला लेकर के। भाई वराहमिहिर ने ये सब कुछ क्या किया? सब सिद्धांतों को दोस्तों खंगाल डाला। लिख रहा है किसने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की? किसी रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की और सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, धातु से भी रोग निवारण किया जा सकता है, रोगों को दूर किया जा सकता है। ऐसे फालतू में हम तांबे के लोटे में पानी नहीं पीते हैं कि रात भर रख दीजिए और सुबह पानी पी लीजिए। अरे शरीर को कॉपर की भी जरूरत होती है, आयरन कैसे मिलेगा, कॉपर कैसे मिलेगा? आज दुनिया आ गई है ना, आज दुनिया में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लास्टिक में खाना खाना है तो कैंसर तो होगा ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों धन्वंतरी ने बताया था। किसने बताया था? धन्वंतरी ने ये बताया था, तो याद रखिएगा। लिख रहा आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? इसी धन्वंतरी को दोस्तों आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, ठीक है। धन्वंतरी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे दोस्तों धन्वंतरी जी। याद रखेगा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पिता कहा जाता है धन्वंतरी को, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। चलिए फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है। सवाल इतने जल्दी समाप्त हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कब हिस्ट्री शुरू हो रही है और कब हिस्ट्री समाप्त हो जा रहा है। और देखा हमने कि कितने आराम से दोस्तों लगभग 850 सवाल हम लोगों ने अब तक कवर कर लिए। मजा खूब आया होगा। आज 850 हो गया। बहुत जल्द दोस्तों 1000 सवाल हमारे हो जाएंगे और तब खूब मजा आएगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। आप चाहे तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, इनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। किताबें भी दोस्तों हमारी आ चुकी हैं, इन किताबों की भी परचेज करिए, ठीक है। देखिए आपके लिए किताब रखा गया और आप हमें सहयोग नहीं करेंगे, हमारे चैनल को सहयोग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? एक काम क्या करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट तो कर दिया करो ना। कितना समय आपका चला जाता है? सारा समय स्टडी 91 से लेके खुश रहोगे क्या? अरे कुछ समय तो नितिन सर को दे दो। नितिन सर अगर अपना समय इतना दे रहे हैं और आपको लग रहा हो कि नहीं यार अच्छा स्टडी मटेरियल आ रहा है सर, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज आप सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अगले 1 हफ्ते तक अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, अभी मेरी 2 क्लास यूट्यूब पे चलती, प्रॉमिस करता हूं मैं 4 क्लास कर दूंगा। प्रॉमिस करता हूं मैं 4 क्लास कर दूंगा। चलो लगी शर्त इसी बात पे, आप हमें सपोर्ट करो, मैं आपके लिए 4 क्लास बनाऊंगा। आप जो कहोगे, बहुत दिन से डिमांड आ रहा है सर करंट अफेयर की एक क्लास हो जाए अच्छी बेहतर सी ऐसे श्रृंखला वाली क्लास, तो वो भी मैं कर दूंगा, डेली कर दूंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके की अलग से क्लास दे दूंगा बस, लेकिन सहयोग चाहिए, ठीक है, और अपेक्षित सहयोग होना चाहिए, बढ़िया चले तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।